हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है विमेन राइट्स इन इंडिया के ऊपर। लेकिन इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं विमेन राइट्स इन इंडिया। देखिए, हु स्टार्टेड विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई या किस से हुई ये देखते हैं। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ विमेन एम्पावरमेंट डज नॉट हैव अ फिक्स डेट, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की जो भी हिस्ट्री है ये किसी एक फिक्स्ड डेट से स्टार्ट हुई है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, इसकी एक जर्नी है, ये धीरे धीरे इवॉल्व होती गया है। विमेन एम्पावरमेंट अचानक से नहीं हुआ है, इसकी एक जर्नी है। The British era brought several improvements in ensuring women empowerment. As in the West, women were treated equally as men over here. तो जब ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा जो भी है इम्प्रूवमेंट जो है विमेंस में या फिर विमेन एम्पावरमेंट में होने लगा। जैसे कि वेस्ट में विमन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, राइट, एज टू द मैन। तो उसी तरह से थोड़ा सा एम्पावरमेंट ब्रिटिश एरा में यहाँ पे भी इंडिया में भी होने लगा। बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1847, पियरी चरण सरकार, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ Hindu College, Calcutta, and a member of Young Bengal, set up the first free school for girls in India in Barasat, a suburb of Calcutta. देखिए, पियरी चरण सरकार जो है, जो कि हिंदू कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट थे और यंग बंगाल के जो मेंबर भी थे, उन्होंने पहली फ्री स्कूल गर्ल्स के लिए स्टार्ट की इंडिया में इन बारासात, जो कि एक सबब है कलकत्ता का। उनके बाद सावित्री बाई फुले, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन एजुकेटर इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के हम कह सकते हैं खुद एक औरत होके पहली ऐसी विमेन है जिन्होंने पहल की है, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की ओर कदम बढ़ाया है। एंड उनके बाद राजा राम मोहन रॉय एफर्ट्स विच लेड टू द अबोलिशन ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय की वजह से जो सती का अबोलिशन हुआ, ये एक नया मोड ले गया विमेन एम्पावरमेंट की तरफ। दिस रिफॉर्म्स गेव विमेन द करेज टू ग्लोरीफाई ओवर। तो ये जो रिफॉर्म्स है या इनकी वजह से जो है विमेन्स ग्लोरीफाई हुई, उन्हें एक ऊंची उड़ान उड़ने के लिए उन्हें पंख मिले। तो ऐसे इस तरह से विमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत हुई है, या इसकी एक हिस्ट्री हम कह सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस was one of the first political parties of India which raised its voice to demand women's political rights in 1917। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की जिन्होंने विमेंस के राइट्स के लिए ये विमेंस के पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, डिमांड किया इन 1917 ओवर। आफ्टर इंडिपेंडेंस विमेंस इन द 1970s चैलेंज्ड द इनइक्वालिटीज़ एंड ब्रोक मेनी स्टीरियोटाइप्स। इंडिपेंडेंस के बाद में 1970 के आसपास में विमेन ने क्या किया, जो भी इनइक्वालिटीज़, जो भी अन्याय, इनजस्टिस उनके खिलाफ होता था, जो भी जो स्टीरियोटाइप्स थे, ठीक है, जो अनफेयर थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, उन्हें चैलेंज किया। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए पहल की है या जो लड़े हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, या खुद एक विमेन एम्पावरमेंट का एक आइडल एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, तो वो है सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चंद्रमुखी बासु, वन ऑफ द फर्स्ट 2 फीमेल ग्रेजुएट्स इन ब्रिटिश इंडिया। गुंजन सक्सेना, फर्स्ट वुमेन IAF टू गो टू वॉर ओवर। इंदिरा गांधी, इन्हें कौन नहीं पहचानता, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है एक आइडल एग्जाम्पल्स हैं हम कह सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट का। Ultimately, women empowerment was incorporated into the Indian Constitution, came into effect from 1950। तो लीगली हम कह सकते हैं, ऑफिशियली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स थे वो इनकॉर्पोरेट किए गए फ्रॉम द 1950 ऑनवर्ड्स। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखते हैं विमेन के लिए। ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो विमेन के लिए या फिर विमेन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं, ठीक है, उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो देखिए, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 1।
ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स कोई भी स्टेट हो या पर्सन हो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ओके, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन ओवर हियर। तो जो स्टेट है उन्हें एम्पावरमेंट किया गया है, उन्हें पावर दी गई है कि वो अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहते हैं विमेन के लिए तो वो बना सकते हैं। ये दिया है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स ओवर हियर। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स के बेसिस के ऊपर किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनएलिजिबल नहीं उन्हें घोषित कर सकते फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट ओवर और ऑफिस ओवर। ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स आर प्रोहिबिटेड, ये दिया गया है आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के अंदर। द स्टेट टू सिक्योर फॉर मेन एंड वुमेन इक्वली द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलाइहुड, ये दिया गया है आर्टिकल 39A के अंदर। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो स्टेट है वो वुमेन और मेन दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा, उन्हें इक्वली राइट देगा टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलाइहुड हो या। ओके, आगे देखते हैं द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ इंडियन मैन एंड वुमेन, यानी कि जो भी मैन है जो भी वुमेन्स हैं अगर वो इक्वल तरह का काम करते हैं तो उन्हें इक्वल तरह की सैलरी देनी चाहिए, उन्हें इक्वल तरह की पेमेंट मिलनी ही चाहिए। ये आर्टिकल 39D के अंदर मेंशन है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो लॉ है या ये जो भी इनकॉर्पोरेट प्रोविज़न किया गया है इसका कितने हद तक हम कह सकते हैं एप्लीकेशन होता है सोसाइटी में। क्या आज भी वुमेन एंड मेन को इक्वली कह सकते हैं हम एम्प्लॉयमेंट में या फिर सैलरी के बेसिस पर ट्रीट किया जाता है? इसका जवाब आप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि आज भी मेन एंड वुमेन को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऐसे ट्रीटमेंट मिलती है या नहीं? आगे बढ़ते हैं। The state is required to ensure that the health and strength of women workers are not abused and that they are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their strengths. Article 39 clause E. State जो है वो इंश्योर करेगा जो भी हेल्थ है या भी जो भी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग विमेन वर्कर्स को कि उन्हें अब्यूज़ ना किया जाए, उन्हें फोर्स ना किया जाए इकोनॉमिक नेसेसिटी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, कोई भी इसी तरह का काम करने के लिए जो वो नहीं कर सकती हैं। ठीक है, द स्टेट shall make provisions for securing just and human conditions of work and maternity relief. जो भी विमेन्स हैं उन्हें अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए वर्क के प्लेस पे और मैटरनिटी रिलीफ भी दी जाए। तो ये आर्टिकल 42 के अंदर मेंशन है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, इंडिया के हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि अगर किसी भी वुमेन के अगेंस्ट अगर ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हो रही हैं डेरोगेटरी जो कि डिग्निटी ऑफ वुमेन को डेरोगेट कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस किया जाए। आर्टिकल 51A क्लॉज ई में ये मेंशन है। आगे देखते हैं। देखिए, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन ओवर इन एवरी पंचायत शैल बी रिजर्व्ड फ्रॉम मैन ओवर। तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए पंचायत में रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 243D क्लॉज 3 के अंदर ये मेंशन है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन्स इन द पंचायत भी देखिए एट ईच लेवल शैल बी रिजर्व फॉर women. Article 243D clause 4. 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election up in every municipality shall be reserved for women. तो देखिए हम देख सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे विमेंस को प्रोविजंस ऐसे कर दी गई हैं कि जहाँ पे उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन उनका हो सकता है या फिर जो उनके लिए स्पेसिफिकली रिजर्व की गई हैं। ठीक है, फिर चाहे वो पंचायत में हो, म्यूनसिपैलिटी में हो, जैसे भी। ओके, तो ये जो अपना लास्ट वाला क्लॉज था ये आर्टिकल 243T क्लॉज 3 में मेंशन है। द ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन्स इन द म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए भी म्यूनसिपैलिटी में वुमेन के लिए रिजर्वेशन है इन सच अ मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। आर्टिकल 243T क्लॉज 4 ओवर है। अब देखते हैं लीगल राइट्स किस तरह के हैं विमेन के लिए। पहला तो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, दिस इज द लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग द विमेन इन इंडिया फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ एनी काइंड
फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल, वर्बल और इमोशनल हो गया। ठीक है, वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसके अंदर जो भी डोमेस्टिक वायलेंसेस फिजिकली हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, मेंटली, वर्बली, इमोशनली, किसी भी तरह का अगर डोमेस्टिक वायलेंस अगर उनके अगेंस्ट हो रहा है तो ये एक्ट क्या करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अगला देखिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इज लेजिस्लेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर द कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो भी फीमेल्स का जो भी ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को फॉर्म किया गया है। कौन सा? तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 हो गया। आगे देखते हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट prohibits indecent representation of women through advertisement, publications, writings, पेंटिंग्स, फिगर्स और एनी अदर manner। यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू या पब्लिकेशन, राइटिंग्स, पेंटिंग्स या किसी भी तरह का फिगर से अगर विमेन को इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है वो उसे प्रिवेंट करता है, उसे पनिश करेगा उस इंसान को। कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन ऑन विमेन। अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961। डाउरी के केसेस सोसाइटी में कितने हैं हम सब उससे वाकिफ़ हैं। जब भी न्यूज़पेपर ओपन करते हैं एक दो न्यूज़ तो हमें उसमें दिखेंगी ही दिखेंगी कि डाउरी की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, विमेंस को जलाया जा रहा है, ठीक है, उन्हें डाइवोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, उनसे मतलब उन्हें पेरेंट्स के घर पे छोड़ा जा रहा है, यानी कि कितने सुसाइड्स कमिट हो रहे हैं डाउरी की वजह से। तो ये हाँ कोई नई बात नहीं है, हम इस सबसे फैमिलियर हैं। ठीक है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये प्रोहिबिट कर रहा है द गिविंग और टेकिंग डाउरी एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज फ्रॉम विमेन ओवर। अब देखिए, इंडियन पेनल कोड 1860 ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम डाउरी डेथ, सेक्शन 304B, rape section 375 and 376, kidnapping section 359 to 374, cruelty 498A and other offenses। तो इन सभी जो क्राइम्स है ये इनके लिए जो प्रोविजंस है वो आईपीसी के अंदर मेंशन है। अब देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये गवर्न करता है विमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर सर्टन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड प्रोवाइड्स फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टन अदर बेनिफिट्स। तो जो भी मदर है, जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स होती हैं वो प्रॉपरली विमेन को दी जाएंगी, ठीक है, बिफोर चाइल्ड बर्थ एंड ऑल्सो आफ्टर दी चाइल्ड बर्थ। तो इस जो भी ये रूल है, ये जो प्रोविजन है, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 गवर्न करता है। अब देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। It provides for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners on humanitarian and medical grounds। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन करना, या फिर रेप के केसेस होते हैं, या फिर ऐसी मतलब सिचुएशंस होती हैं या होता है जिसके अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है, ठीक है, अबॉर्शन करना पड़ जाता है, तो उसके लिए ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो अप्लाई किया जाता है। अगला है प्री कंसेप्शन एंड प्री नीटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 विच प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन एंड प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि लड़का है या लड़की है, ये गलत है, ठीक है, तो ये जो है ये प्रोहिबिट करने का काम करता है, इसे रोकने का काम कौन करता है? तो ये एक्ट करेगा, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। देखिए, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, पेमेंट इक्वल होनी चाहिए, इक्वल रिम्यूनरेशन होना चाहिए टू बोथ मेन एंड विमेन वर्कर्स फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। तो ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन होने से ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट विमेन इन रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन। जो भी रिक्रूटमेंट की जाती है ना वर्कर्स की, उसमें भी ले लीजिए, या फिर सर्विस कंडीशन जो भी हैं, तो उनमें भी क्या करता है ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने से,
Okay, Dissolution of Muslim Marriages Act grants a Muslim wife the right to seek the dissolution of her marriage. तो यहाँ पे क्या है, ये मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है. ये मुस्लिम वाइफ को ये अधिकार देता है कि वो खुद से अगर मैरिज को डिसॉल्व करना चाहे तो देन शी कैन डू इट. आगे देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट ने मोनोगैमी एंड अलाउड डाइवोर्स ऑन सर्टन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स ओवर. इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू इंडियन मैन एंड वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स. हिंदू मैरिज एक्ट ने मैन एंड वुमेन दोनों को मैरिज में भी और डाइवोर्स में भी इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड किया है, इक्वल तरह के राइट्स प्रोवाइड किए हैं. अगर वो चाहते हैं तो वो डाइवोर्स खुद से ले भी सकते हैं. सिमिलर राइट्स हैं दोनों को भी. और यहाँ पे मोनोगैमी अलाउड है, पॉलीगैमी नहीं कर सकते. ठीक है, एक वाइफ के जिंदा होते हुए you can't marry to the another woman over here. Now Hindu succession you can't marry. Hindu Succession Act 1956 में देखिए, recognizes the right of women to inherit parental property equally with men. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये विमेन को ये राइट देता है कि वो क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी. ठीक है, इक्वली विद द मैन. यानी कि जितना भाई को या फिर जितना एक बेटे को अधिकार है पेरेंटल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, उतना ही विमेन को भी रहेगा. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 does not allow discriminations between the male and female workers or different minimum wages for them. तो ये भी सिमिलर तरह का एक्ट है. मेल एंड फीमेल वर्कर्स में उनके सैलरी को लेकर या वेजेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होने से प्रिवेंट करता है, ये अलाउ नहीं करता है. अब ये जो केसेस हैं ये लैंडमार्क केसेस हैं, मैंने नाम्स मेंशन किए हैं. अगर आप चाहे तो ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं. अगर आपको डिफरेंट लेक्चर्स चाहिए आपको तो भी बता सकते हैं. तो ये जो केसेस हैं ये एक विमेन एम्पावरमेंट की ओर, जिन्होंने मतलब एक नया मोड लिया है, ये विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया है. तो ये केसेस उनका एग्जाम्पल्स हैं. विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है. ठीक है, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया. ठीक है, मैकिनॉन मैकेंजी वर्सेस ऑड्री डी कोस्टा 1987. तो ये केसेस हैं, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल सेट किया है वुमेन एम्पावरमेंट की रास्ते की ओर या वे की ओर. तो कंक्लूजन करते हैं इस सेशन का. इफ़ वी ड्रीम ऑफ इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर एंड डेवलपिंग, इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट वी फर्स्ट ट्रीट वुमेन इक्वली. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा ये सपना है इंडिया को सुपर पावर बनाने का या डेवलपिंग बनाने का, डेवलपिंग तो है, ये डेवलप्ड बनाने का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप विमेन को मेन के इक्वली ट्रीट करो. आज भी बहुत से ऐसे स्टेरियोटाइप्स हैं या बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि विमेन को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. आज भी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे विमेन को बहुत ही लो क्वालिटी या फिर यानी नीचे की इसमें देखते हैं, नीचे के लेवल पे. तो ये कहीं ना कहीं रोकना होगा, क्योंकि विमेन सिमिलर उनका फिजिकल स्ट्रेंथ चाहे उतनी हो या ना हो, लेकिन वो हर एक आप फील्ड देख सकते हो आज के ज़माने की, कि हर एक फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर, या तो मैं कहूँगी 2 कदम आगे ही मेन के चल रही हैं. तो यहाँ पे जो विमेन को नीचे देखने का जो नज़रिया है ये बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारे कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं. आवर गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू मेक इंडिया मोर सूटेबल फॉर वुमेन टू इंश्योर दैम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ. गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल ग्रोथ प्रोवाइड की जाए. द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्लेयर दैट मिलिट्री स्कूल्स ऑल्सो विल बी अवेलेबल फॉर वुमेन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. यानी कि गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि जो भी लड़कियां हैं उनके लिए भी अलग से ऐसे मिलिट्री स्कूल जैसे लड़कों के लिए अवेलेबल होती हैं, वैसे अवेलेबल लड़कियों के लिए भी होगी. सो जस्ट लाइक दिस स्टेप्स मोर इनिशिएटिव्स लेने बहुत ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हमें बूस्ट करना है. ठीक है, सोचिए जो वुमेन्स हैं जो अभी नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही हैं, या जो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, एजुकेशन नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आवर कंट्री इज़ लैकिंग बिहाइंड. सोचिए अगर देश का हर एक नागरिक, हर एक इंसान इंक्लूडिंग वुमेन ओवर हियर
अगर एजुकेट रहा, अगर काम करने लगा, तो सोचिए हमारे देश की कितनी तरक्की होगी। कितने एग्जाम्पल्स हैं जो विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इंदिरा गांधी ले लीजिए, सरोजनी नायडू ले लीजिए, किरण बेदी ले लीजिए, ठीक है, कल्पना चावला, ये हमारे इंडिया के हैं और इन्होंने कितना बड़ा नाम किया है, अपना नाम रोशन करके देश का नाम रोशन किया है। तो सोचिए अगर हर एक विमेन, हर एक इंसान अगर देश का ऐसे ही एजुकेटेड होगा, ऐसे ही एम्पावर रहेगा, तो हमारा हमारा जो देश है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी नज़रिए के साथ, इसी थॉट के साथ इस सेशन को एंड करते हुए आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।